हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के 2018 के इवोल्यूशंस के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, ये मैंने PYQ सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है, जहाँ पे मैं इवोल्यूशन के आपको सारी ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और इससे हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग this particular year is the landmark theory of organic evolution is popularly known as। सो हमें ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये लैंडमार्क के थ्योरी से पूछा गया है। सो अगर आपने देखा होगा कि इससे पहले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे लैंडमार्क के थ्योरी के क्रिटिसिज्म पे क्वेश्चन आया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में लैंडमार्क के थ्योरी से क्वेश्चन आया कि लैंडमार्क के थ्योरी का कौन सा वो पोस्टुलेट है, इस रिलेटेड क्वेश्चन आया है। सो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सिमिलर टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऑप्शंस में बोला है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, सेकेंड वन इज़ अ डिसेंडर विद द चेंजेस, थर्ड वन इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म एंड फोर्थ वन इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन। सो हमने पिछले साल का जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ये चीज़ हमने देखी थी और ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था वो वाइसमैन ने दिया था। सो ये तो यहाँ से हट जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन हमने बहुत बार देखा है। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है? तो नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के थ्योरी में हमने बहुत बार पढ़ा है और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन भी हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हमें स्टेटमेंट बचे 2। सो हमें ये पता है लैंडमार्क अगर हम सोच रहे हैं तो लैंडमार्क का जो मेन चीज़ लैंडमार्क ने फोकस करके कही थी वो थी पर्टिकुलरली जो भी कैरेक्टर हम और ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में गेन करता है वो अपने अगले जनरेशन में पास कर देता है। ये जो पोस्टुलेट था ये लैंडमार्क ने दिया था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जिराफ को एज अ सोर्स यूज़ किया था और लैंडमार्क ने कहा था कि जिराफ जो है वो अपनी जो नेक है वो स्ट्रेच करके करके क्या कर रहा था, लॉन्ग नेक फॉर्म कर रहा था और वो जो लॉन्ग नेक वाला जो कैरेक्टर उस जिराफ ने गेन किया है वो अगले जनरेशन में वो पास कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द लैंडमार्क, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो भी चीज़ें उस ऑर्गेनिज्म में अपने लाइफ टाइम में गेन किए हैं वो चीज़ें अगले जनरेशन में पास होगी। ये कैरेक्टर और इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रपोज किया था लैंडमार्क ने। अगर हम लैंडमार्क के थ्योरी को यहाँ पर देखें सो लैंडमार्क के मेन पोस्टुलेट थे, फर्स्ट इज़ एन इंटरनल वाइटल फोर्सेस, अब बाद में इसको पढ़ लेना। इसके बाद है बॉडी साइज लार्ज, इसके बाद यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन और उसके बाद ही इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सो ये सारे 4 पोस्टुलेट है जो लैंडमार्क ने दिए थे। इसके बाद इसी पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट को लेकर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एलिमिनेट करके भी हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ लैंडमार्क ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो हर साल हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा वो था जेनेटिक ड्रिफ्ट के रिलेटेड। सो हर क्वेश्चन पेपर में जेनेटिक ड्रिफ्ट से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। अगर आप पहले के वीडियोस में देखें तो भी वहाँ पे भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चन था और इसमें भी जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा है कि राइट इफेक्ट ऑक्यूर बिकॉज ऑफ। सो राइट इफेक्ट कब हमें देखने को मिलता है? सो फर्स्ट वन इज़ म्यूटेशन, सेकेंड वन इज़ अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वेरिएशन। सो हमें पता है राइट इफेक्ट्स को ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं क्योंकि राइट ने उसे प्रपोज किया था। सो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें सो जैसे कि मैंने कहा था रैंडम चेंजेस
और स्मॉल पॉपुलेशन, ये दो चीज़ें जहाँ पर भी हमें दिखाई देगी उसको पकड़ लेना है। दिस दिया है दैट इज़ म्यूटेशन, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वेरिएशन। सो हमें पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में अफेक्ट करती है। सो इफ़ेक्ट हमें कहाँ पर मिलेगा, जब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। So B is the answer of this particular question, that is decline in the population। जब population small हो जाएगी तभी right effect हमें देखने को मिलेगा। So this is the answer of this question, that is B। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जेनेटिक ड्रिफ्ट के रिलेटेड अटैच कर दी है, ये चीज़ें भी उसके रिलेटेड पढ़ सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मुझे आपको बतानी है, अगर इसके बाद जैसे कि 5 साल के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो डालूँगी, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अगर आपको थ्योरेटिकल लेक्चर्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। अगर आपको थ्योरेटिकल भी उसके सेशन चाहिए होंगे तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन आपको एक काम करना है कि आप वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल पे 170 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं वो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिएशन से, जो भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा है द स्पेसीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इज़ नोन एज। अगर स्पेसीज डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में है और जियोग्राफिकल रीजन और सेपरेशन के कारण उसमें स्पेसिएशन हो रहा है तो उसे हम किस टाइप का स्पेसिएशन कहेंगे। ऑप्शन में दिया है सिम्पैट्रिक, एलोपेट्रिक, सिबलिंग एंड बायोस्पेसिस। सो हमें पता है ये जो पर्टिकुलर स्पेसिएशन है इसे हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कहेंगे, क्योंकि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ही जियोग्राफिकल रीजन के सेपरेशन होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें एलोपेट्रिक, सो ओरिजिनल पॉपुलेशन ऐसी थी जिसमें बैरियर आ गया और बैरियर आने के कारण ये दो स्पेसीज वहाँ पे फॉर्म हो गए। सो इसे हम जियोग्राफिकल रीजन के वजह से स्पेसिएशन हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। उसके बाद तीन और होते हैं, पैरापेट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पेरीपेट्रिक। सो ये सारे स्पेसिएशन के टाइप है। सो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे दैट इज़ एन एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। सो बी इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन द स्पेसीज हु यंग इज प्रीक्लोनियल, इन द स्पेसीज हुज यंग आर प्रीकोशियल्स द फादर इज़ मोर लाइकली टू। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ एक्जैक्टली द प्रीकोशियल्स। सो इसका मतलब हमें अगर पता चल गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। सो इसका अगर मतलब हम देखें, सो प्रीक्रोशियल यंग्स रेफर्स टू द एनिमल particularly birds and mammals that hatch in a relatively advanced state of development, allowing them to move and even feed themselves soon after the birth or a hatching। सो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रीक्रोशियल मतलब ऐसे एनिमल्स कि जो हैच होते ही, मतलब एक से हैच होते ही या बोर्न होने के बाद वो एडवांस स्टेट में बोर्न होते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा पैरेंटल केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एडवांस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में बोर्न हुए हैं। सेकेंड थिंग, उसके ही अपोजिट अगर हम देखें, सो दैट इज़ एन एल्ट्रीशियल यंग्स was born in a less development state and require a more parental care। सो जो अल्ट्रीशियल डेवलपमेंट में होते हैं उनको ज़्यादा पैरेंटल केयर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीक्रोशियल। सो यहाँ पे प्रीक्रोशियल का मतलब है कि ऐसे यंग वंस जहाँ पे ज़्यादा पैरेंटल केयर की ज़रूरत नहीं होती। अब हमें ये तो पता है कि पैरेंटल केयर अगर ज़रूरी है तो रिलेशन कैसा होगा, और पैरेंटल केयर अगर ज़रूरी नहीं है तो रिलेशन कैसा होगा। और यहाँ पे हमें स्पेशली फादर के बारे में पूछा गया है। हमें पता है मोनोगैमस का मतलब होता है जहाँ पे फीमेल और मेल अप टू 1 ब्रीडिंग सीजन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो ऐसे बर्ड्स कि जो एक दूसरे के साथ एटलीस्ट 1 ब्रीडिंग सीजन तक रहेंगे और अप टू द लाइफ वो मोनोगैमी शो करते हैं।
सेकेंड वन इज़ पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब मैंने बताया था, एंड्री मतलब यहाँ पे आदमी हम ऐसे लेते हैं। सो ऐसी फीमेल जो मल्टीपल आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखती है को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस एनिमल। सो यहाँ पे फीमेल के केस में ये चीज़ आएगी, अगर वन फीमेल मल्टीपल मेल के साथ अगर रिलेशन रख रही है तो उसे हम कहेंगे पॉलीएंड्रस एनिमल। लेकिन यहाँ पे फादर के एक्सेप्ट में हमें क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए इससे हम पॉलीएंड्री तो यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद है पॉलीगैमी। हाँ, पॉलीगैमी को हम कंसिडर कर सकते हैं। पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉली मतलब मल्टीपल और गैमी से हम गर्ल को लेते हैं। सो मल्टीपल फीमेल के साथ जब एक मेल रिप्रोडक्टिव रिलेशन रखता है तो उसे हम कहते हैं पॉलीगैमस। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फादर कैसा होगा। अगर प्रीक्रोशियल जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पैरेंटल केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए अगर मेल मल्टीपल फीमेल के साथ भी अगर रिलेशन रखे तो वो फीमेल अपने पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग को पैरेंटल केयर प्रोवाइड करेगी। वो मेल भी वहाँ पे पैरेंटल केयर प्रोवाइड करने के लिए नहीं होगा तो भी चलेगा। इसीलिए या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ द पॉलीगैमस। वन मेल विथ मल्टीपल फीमेल, ऐसा जो रिलेशन है वो होता है पॉलीगैमस। क्योंकि मोनोगैमस ही ऐसा केस है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही क्या करते हैं, पैरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन अगर प्रीक्रोशियल के अलावा अल्ट्रीशियल से पूछा गया होता तो वहाँ पे पैरेंटल केयर प्रोवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर ये क्वेश्चन अल्ट्रीशियल से पूछा होता तो इसका आंसर होता मोनोगैमस, क्योंकि वहाँ पे मदर और फादर दोनों को ही पैरेंटल केयर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे पैरेंटल केयर ज़्यादा प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं होता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ पॉलीगैमस। So the C is the answer of this particular question. The reproduction which of the following is close to human. So ये question जो है ये phylogenetic analysis से है और यहाँ पे पूछा है कि ह्यूमन के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है। So पहला ऑप्शन दिया है ओरंगटूर्स, उसके बाद है जीबोन्स, चलेब्स और उसके बाद है लीमूर। So इस पर्टिकुलर फाइलोजेनेटिक ट्री को अगर हम देखें तो ह्यूमन के बाद यहाँ पे दिया है चिंपांजी, उसके बाद है गोरिल्लास, उसके बाद है ओरंगटन्स, उसके बाद है जीबुन्स, उसके बाद है वाइट मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी। यहाँ पे पूछा है सबसे क्लोज ह्यूमन से कौन, ह्यूमन के सबसे क्लोज कौन है। सो चिंपांजी अगर यहाँ पे होता तो ऑप्शन होता, लेकिन चिंपांजी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज़ एन ओरंगटूर्स। सो ए इज़ द ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाद का जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरिएशन मेंटेन इन द पॉपुलेशन विद द मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज़ एक्सप्लेन बाय, किस पर्टिकुलर थेरी में बताया गया है। सो जैसे कि हमें पता है जो थेरी दी थी दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन थेरी, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस थेरी, हार्डी-वेबर प्रिंसिपल एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थेरी। सो पहली चीज़ तो हार्डी-वेबर वहाँ पे होगी ही नहीं, क्योंकि हार्डी-वेबर के प्रिंसिपल में हमें ये दिया है कि देयर इज़ नो वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, बिकॉज हार्डी-वेबर के प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल अगर कोई भी पॉपुलेशन फॉलो करती है तो वो इवॉल्व नहीं होगी, और वेरिएशन इज़ अ वन टाइप ऑफ इवोल्यूशनरी थिंग, राइट। सो हार्डी-वेबर प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो डार्विन ने दी है, और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पे ही हम कहते हैं कि देयर इज़ एन ऑलवेज अ वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि वेरिएशन होगा तभी एक कोई भी चीज़ सिलेक्ट होगी और इसीलिए उसका नंबर उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ेगा। उसके बाद सिचुएशन चेंज होगी, दूसरा ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट होगा और उसका नंबर बढ़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन में ही पढ़ते हैं कि डार्विन प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज़ अ 4 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज़ अ वेरिएशन, दैट पॉपुलेशन एग्जिबिट वेरिएशन इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर। सेकेंड वन इज़ इनहेरिटेंस, उसके बाद है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शंस। सो इसमें वेरिएशन जो है इन्वायरमेंट में हमेशा रहेगा, ऐसे डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में बताया गया है। दैट इज़ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन एग्जिबिट वेरिएशन इन द बिहेवियर एंड अपीयरेंस। दिस वेरिएशन
किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कलर में हो, हाइट में हो, वेट में हो, और अदर कुछ भी कैरेक्टर में वेरिएशंस हो सकता है। एज अ रिजल्ट दिस पॉपुलेशन इवॉल्व वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो मॉथ of the same species with different wing color. So moth having a similar color in the tree bark are better able to camouflage themselves than the moth with a different tone. So अगर प्लांट का जो बार्क है वो ब्राउन कलर का हो या फिर ग्रीन कलर का हो, सो जो मॉथ वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कैमोफ्लेज कर पाएगा वो क्या होगा, वहाँ पे सर्वाइव होगा. सो सम बैटल्स आर ग्रीन एंड सम आर ब्राउन. सो दैट इज़ द थिंग कि वेरिएशंस हमेशा इन्वायरमेंट में रहते हैं, और ये हमें दिया है नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी में. सो जो कि डार्विन ने प्रपोज की थी, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ ए. सो देयर इज़ ऑलवेज वेरिएशन इन द इन्वायरमेंट. सो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ए.